नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है द एजेस ऑफ सोना एंड सोनाली आर इन द रेशियो 5:3. 5 year hence द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 10:7. फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस. तो यहाँ पे प्रेजेंट एजेस करना है, तो सोना और सोनाली, तो लिखेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ सोना बी 5:3 है, तो 5x लेंगे और सोनाली का कितना हो जाएगा 3x. आपको अगर रेशियो याद होगा तो हम लोग कैसे निकालते थे, जैसे मान लो सोना और सोनाली का अगर एजेस है, हाँ 55 और 33 सपोज, तो 11 से डिवाइड कर देते, 11 3 33, 11 5 जा 55, 11 3 33, और इसको लिखते थे 5:3. इसका मतलब यहाँ पे जो x है वो क्या होगा 11 होगा, x = 11 है ना, तब हमारा एक्चुअल ये निकल जाएगा. तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं कि वो जो फैक्टर है जैसे वो डिवाइड हुआ था उसको हम लोग एज अ x ले लिए. अब क्या है नेक्स्ट, 5 year hence मतलब आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years सोना का एज क्या हो जाएगा, सोनाज एज विल बी नेचुरली 5 साल बढ़ेगा ना, तो 5x + 5 years हो जाएगा, और सोनालीज एज विल बी 3x + 5. अब क्या दिया, अकॉर्डिंग क्वेश्चन इन दोनों का रेशियो अब 10:7 हो गया है. तो एज पर क्वेश्चन जो हम लोग लिखेंगे 5x + 5 डिवाइडेड बाय 3x + 5. जब इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, रेशियो निकाल रहे हैं, तो ये आ जा रहा है 10:7. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 7 5x + 5 और इधर 10 से ये इंटू हो जाएगा 3x + 5. 35x + 35 इधर हो गया 30x + 50. चला जाएगा इधर, ये माइनस करते हैं, 35x - 30x = 50 - 35. सो 5x = इधर आ गया 5 15 और x = कितना गया 3. देयरफॉर सोनाज प्रेजेंट एज कितना था 5x, मतलब 5 × 3 = 15 years, और सोनालीज एज प्रेजेंट एज लिख लेना है ना 3x, दैट मीन्स 3 × 3 दैट = 9 years. Now question number 15. An employee works in a company on a contract of 30 days on a condition that he will receive 200 for each day he works and will be fined ₹20 for each day he is absent. He received itna days in all. For how many days did he remain absent? तो 30 days का कॉन्ट्रैक्ट था. तो सपोज let the employee works for x days. अगर वो x days काम किया होगा तो x days को हम लोग 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब अगर वो 10 दिन काम किया है तो 200 करके उसको 10 दिन मिले होंगे, है ना, दैट = 2000. और जितना दिन एब्सेंट किया होगा उसके लिए 20 रुपीज़ डिडक्ट हुए होंगे. तो कितना दिन एब्सेंट किया, देयरफॉर नंबर ऑफ एब्सेंटी = कितना हो जाएगा, तो 30 - x. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 200 मिल रहे हैं उसे प्रेजेंट होने के लिए, और एब्सेंट हो रहा है, तो चूंकि वो एब्सेंट हो रहा है तो उसके लिए क्या होगा माइनस होगा 30 - x, और टोटल अमाउंट उसको कितना मिल रहा है 3800. बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 200x माइनस 2 3 6 00 माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया 20x = 3800. इन द नेक्स्ट स्टेप ये हो गया 220x और इधर जाके ये ऐड हो जाएगा 3800 प्लस 600, है ना. इन द नेक्स्ट पेज वी विल डू इट. तो हमारा वहाँ से आया था 220x और 38 में
जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 4400, है ना। और x इज इक्वल टू 4400 बाई 220, 0 से 0, 22 2 जा 20, देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना हो गया 20 डेज। और हमसे क्या पूछा जा रहा है, फॉर हाउ मेनी डेज डिड ही रिमेन एब्सेंट, द नंबर ऑफ डेज ही रिमेन एब्सेंट, नंबर ऑफ डेज ही remained absent is equal to 30 minus x, that equals to 30 minus 20 equal to 10 days। वो 10 दिन के लिए क्या था, एब्सेंट था। क्लियर है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16, है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान दीजिएगा। आई हैव टोटल 300 कॉइन्स, sorry, rupees 300 in coins of denomination 1, 2 and 5. The number of 2 coins and is 3 times the number of 5 coins. The total number of coin is 160. Total coins जो है 160 है। How many coins of each denomination are with me? तो हमारे पास 1 रुपये का कॉइन, 2 रुपये का कॉइन और 5 रुपये का कॉइन है ना। और नंबर ऑफ कॉइन्स जो है वो 160 है और अमाउंट जो है टोटल वो 300 है। तो हमको निकालना है कि 1 रुपये का कॉइन कितना है, 2 रुपीज़ का कॉइन कितना है और 5 रुपीज़ का कॉइन कितने हैं। और कंडीशन दिया है द नंबर ऑफ 2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स। तो ये जो कॉइन्स है ये 3 टाइम्स है नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। इस तरह से करते हैं, लेट द नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन be x, number of rupees 2 coins is equal to कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स कह रहा है तो 3x, और 1 रुपी कॉइन नंबर ऑफ रुपी 1 कॉइन इज इक्वल टू टोटल कितना था 160 माइनस कर देंगे ये दोनों को ऐड करके x प्लस 3x, दैट मीन्स ये कितना हो गया 160 माइनस 4x। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो 5 रुपीज़ का कॉइन अगर मेरे पास 5 रहेगा तो कितना हो जाएगा 5 5 या 25, मतलब क्या कि इसको इससे मल्टीप्लाई करिए तो 5 इंटू एक्स प्लस 3x इंटू 2 और 1 से ये इंटू होगा 160 माइनस 4x और टोटल को ऐड करने पे हमारा कितना रुपया आना चाहिए 300 रुपीज़ आना चाहिए। चलिए इसी को सॉल्व करना है। 5x ये हो जाएगा 6x, 1 से इंटू करेंगे तो वही हो जाएगा 160 माइनस 4x इज इक्वल टू 300। 6 5 11, 11 से 4 घटाए 7x हो गया इज इक्वल टू 300 माइनस 160, 41 7x और x इज इक्वल टू कितना हो गया 140 बाई 7, 7 टू 14 0, x इज इक्वल टू 20। देयरफॉर ईच डिनोमिनेशन का पूछ रहा है तो नंबर ऑफ रुपी 5 कॉइन कितने हो जाएंगे x मतलब 20, नंबर ऑफ रुपी 2 कॉइन्स 3x है मतलब 3 इंटू 20 इज इक्वल टू 60 और नंबर ऑफ रुपी 1 कॉइन इज इक्वल टू 160 माइनस 4x था, दैट मीन्स 160 माइनस 4 इंटू 20 दैट इक्वल्स टू 160 माइनस 80 इज इक्वल टू 80 कॉइन्स। और ज़रा से इसका कैलकुलेशन भी देख लेते हैं हम लोग, है ना। जैसे 20 का कॉइन्स था 5 तो 20 इंटू 5 कितना हो गया 100। 60 था 2 रुपीज़ का कॉइन, 60 इंटू 2 ये हो गया 120 और 80 जो इसको ऐड करेंगे तो वी विल गेट 300, है ना। आफ्टर 16 मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। A local bus is carrying 40 passengers, some with 50 paise tickets and the remaining with rupees 1.50, that means 1.5 rupees tickets. If the total receipt of this passenger is 32, find the number of passengers with 50 paise tickets.
सेम उसी तरह क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स है वो 40 है, 50 पैसे टिकट्स कुछ टिकट्स हैं, तो लिखते हैं लेट द नंबर ऑफ पैसेंजर्स with 0.5 rupee tickets x, therefore number of passengers with rupee 1.50 tickets कितना होगा 40 माइनस एक्स, टोटल पैसेंजर 40 थे तो 40 माइनस एक्स करेंगे, है ना। अब आ जाते हैं एज पर क्वेश्चन। 50 पैसे तो 0.5 इंटू एक्स ये क्या अमाउंट आएगा, और 1.5 इंटू 40 माइनस एक्स, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 32 रुपीज़। ये तो 0.5x, तो इसको करेंगे 15 4 या 60 होता है ना, और एक ज़ीरो 2 0 बैठा देते हैं, तो यहाँ 60 रुपीज़ आ रहा है, माइनस 1.5x इज इक्वल टू 32, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू 32 माइनस 60, दैट इक्वल्स टू कितना हो गया 8 28, माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 28, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 28। तो इस तरह से कितने का पूछ रहा है 50 पैसे, देयरफॉर नंबर ऑफ पैसेंजर्स विथ 50 पैसे टिकट्स, 50 पैसे टिकट्स कितने हो जाएंगे 28। क्वेश्चन नंबर 18 है कि ऑन अ स्कूल पिकनिक अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एग्रीज टू पे इक्वली फॉर द यूज ऑफ अ फुल बोट एंड पे ₹10 ईच। इफ देयर हैड बीन 3 मोर स्टूडेंट्स, अगर 3 स्टूडेंट्स और ज़्यादा होते उस ग्रुप में, ईच वुड हैव बीन पेड ₹2 लेस, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर इन द ग्रुप। तो लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in the group B X. Now contribution by each student 10, तो total contribution कितना हो गया total contribution हो जाएगा 10 into x, that means 10x होगा, है ना। अब क्या कह रहा है, if there had been 3 more students, now नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 3 ज़्यादा हो x प्लस 3, है ना, x प्लस 3 स्टूडेंट ज़्यादा हो तो ईच वुड हैव टू पे ₹2 लेस, तो ₹2 कम देने पड़ते। तो अब कंट्रीब्यूशन कितना होगा ₹2 कम, मतलब ₹8 देना होगा x प्लस 3, और दोनों हालत में कंट्रीब्यूशन क्या होगा सेम होगा। एज पर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा 8x प्लस 3 दैट इक्वल्स टू 10x, और इधर हो गया 8x प्लस 24 इज इक्वल टू 10x, ये इधर आया, तो 8x माइनस 10x इज इक्वल टू माइनस 24, और माइनस 2x इज इक्वल टू 24, है ना, और x इज इक्वल टू कितना हो गया 12, देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट इक्वल्स टू 12। थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, पहले 12 स्टूडेंट्स थे, 10 करके दिए तो 120 रुपीज़ कलेक्शन हुआ। अब 3 स्टूडेंट बढ़ गए तो 12 प्लस 3 मतलब कितने स्टूडेंट हो गए 15, अब 8 रुपीज़ करके देंगे तो भी 120, है ना। नाउ आफ्टर 18 मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 19। Half of the herd of a deer are grazing in the field. Half of the herd are grazing in the field. 3/4 of the remaining are playing nearby. Remaining लिखा हुआ है ना, इस बात पर ध्यान देंगे। 3/4 of the remaining playing nearby, and rest 9 are drinking water from the pond. Find the number of deers in the herd.
तो लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड बी एक्स। तो ग्रेजिंग इन द फील्ड, नंबर ऑफ हर्ड्स ग्रेजिंग इन द फील्ड, कितने ग्रेज कर रहे हैं, हाफ, मतलब 1/2x है ना। तो रिमेनिंग कितने बचे, रिमेनिंग नेचुरली हाफ बचेंगे। अब क्या बोल रहा है, 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय। तो प्लेइंग नियर बाय, नंबर ऑफ डियर्स प्लेइंग नियर बाय 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, मतलब इंटू 1/2x, दैट इक्वल्स टू 3/8x जो है वो क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। एंड रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग फ्रॉम द पॉन्ड। और बाकी जो बच गया, तो रेस्ट आर ड्रिंकिंग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाफ एक्स प्लस 3/8x, ये जो खेल रहे हैं, और बचा हुआ 9, ये तीनों को ऐड करेंगे तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ डियर, दैट इक्वल्स टू x के बराबर होगा। चलो वी विल टेक द एलसीएम। काम करता हूँ, x को भी इधर ही ले आता हूँ। टेक द एलसीएम, 8 2 jar 16, sorry, the LCM will be 8, 4x plus 3x plus 72, that equals to 8, और ये जाके इधर इंटू होगा तो 8x हो जाएगा। तो 7x plus 72 is equal to 8x, और 72 is equal to 8x minus 7x, therefore x is equal to कितना हो गया, 72। therefore number of deers, total number of deers कितना हो गया, total number of deer is equal to 72। 19 में क्वेश्चन नंबर 20 है कि साक्षी टेक्स सम फ्लावर्स इन अ बास्केट एंड विजिट 3 टेम्पल्स 1 by 1। एक एक करके वो 3 टेम्पल में जाती है। एट ईच टेम्पल शी ऑफर्स 1/2 ऑफ द फ्लावर फ्रॉम द बास्केट। इफ शी इज लेफ्ट विथ 6 फ्लावर्स एट एंड, find the number of flowers she had in the beginning। तो at each temple she offers 1/2 of the flower from the basket। जितना बास्केट में उसका हाफ जो है वो क्या करती है, टेम्पल पे चढ़ाती है। कितने टेम्पल्स में जाती है, 3 विजिटेड 3 टेम्पल्स 1 by 1। तो लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ फ्लावर्स in the beginning, BEGINNING BX। now flowers offered in the first temple, flowers offered in the first temple, नेचुरली वो हाफ ऑफर की जितना था, रिमेनिंग कितना बचा, हाफ बचा। अब इसका हाफ जो वो क्या करेगी, सेकंड टेम्पल में। फ्लावर्स ऑफर्ड इन सेकंड टेम्पल, हाफ एक्स, दैट इक्वल्स टू 1/4x, है ना। रिमेनिंग कितना बचा, यहीं पे थोड़ा सा गेम है, रिमेनिंग हाफ से माइनस करेंगे, हाफ एक्स माइनस 1/4x इज इक्वल टू 4, ये हो गया 2x माइनस x, दैट इक्वल्स टू x/4। ये बचा। बाकी सी ऑफर्स हाफ ऑफ द फर्स्ट, सी लेफ्ट विथ 6 फ्लावर्स एट द एंड। थर्ड टेम्पल में वो ऑफर करती है फ्लावर्स ऑफर्ड इन द third temple, that means half of 4x, sorry 1/4x था ना, x/4, half of x/4, that equals to x/8 ऑफर करती है। therefore remaining x/4 minus x/8
क्या हो गया 2x माइनस एक्स बाई 8 दैट इक्वल्स टू x बाई 8, और ये x बाई 8 इज इक्वल टू क्या होगा, रिमेनिंग के बराबर होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखा जाए तो x बाई 8 इज इक्वल टू 6 के बराबर, देयरफॉर x इज इक्वल टू 48। ठीक है, और ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं कि पहले उसके पास रिमेनिंग कितना बचा 6, तो थर्ड टेम्पल में जब दी होगी तो वहाँ पे कितना दी होगी 12, है ना, 12 ऑफर की होगी, उस समय 12 रहा होगा, 6 ऑफर की और 6 रह गया। द सेकेंड टेम्पल उस समय उसके पास 24 रहा होगा, और इन द थर्ड फर्स्ट टेम्पल उसके पास कितना रहा होगा 48, है ना, 48 रहा होगा, जिसमें से वो क्या की 24 ऑफर की, 24 उसके पास रह गया, 24 था तो उसका आधा वो ऑफर की, 12 ऑफर की, 12 उसके पास रह गया, और उसके 12 का आधा वो 6 ऑफर की और 6 उसके पास रह गया। तो इस प्रकार से 48 जो है वो उसका आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21। Now two supplementary angles differ by 50 degree. Find the measure of each angles. तो लिखते हैं let the first supplementary angle be x. Therefore other कितना हो जाएगा, other we can write x plus 50 or even you can write 90 minus x. हम लिख दिया x प्लस 50, तो दोनों का ऐड कितना होगा 90 के बराबर होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चूंकि सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री है, तो सप्लीमेंट्री सम बोलते हैं टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 180 डिग्री, है ना। तो x प्लस 50 दैट इक्वल्स टू कितना होना चाहिए 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए, और 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 50 दैट इक्वल्स टू 130, और x इज इक्वल टू 130 बाई 2 तो 65, x इज इक्वल टू कितना आ गया 65। तो पहला तो एंगल हो गया, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हो गया, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो हो गया 60 डिग्री, सॉरी 65 डिग्री, एंड अदर इज 65 प्लस 50 दैट इक्वल्स टू 5 और 6 5 11 150 डिग्री। ये हो गया इसका। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। और क्वेश्चन नंबर 22 है कि इफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल आर इन द रेशियो 5:6:7 फाइंड द एंगल्स। तो जब भी रेशियो में रहे तो हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे इस तरह से, लेट द फर्स्ट एंगल बी 5x, सेकेंड एंगल बी 6x एंड थर्ड एंगल बी 7x। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर 5x प्लस 6x प्लस 7x is equal to how much 180 degree. So 6 5 11 और 7 18x हो गया is equal to 180, और therefore x is equal to 180 divided by 18 10 जो x is equal to 10 आ गया। तो फर्स्ट एंगल कितना हो गया, therefore फर्स्ट एंगल is equal to 5x that equals to 5 into 10 is equal to 50 डिग्री, है ना, यहाँ पे डिग्री दे देना है। सेकेंड एंगल 6x है, 6 इंटू 10 60 डिग्री। थर्ड एंगल 7x है, therefore 7 into 10 is equal to 70 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। टू साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल्स किसको बोलते हैं, तो ऐसा ट्रायंगल जिसके दो साइड्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं। आइसो का मतलब ही होता है टू इक्वल्स, है ना, ए बी सी। सपोज ये साइड और ये साइड क्या है, दोनों आपस में इक्वल हैं, तो टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर इतना एंड इतना यूनिट एंड द थर्ड साइड इज 2x यूनिट। फाइंड x and the perimeter of the triangle. 3x minus 1
2x प्लस 2 एंड द थर्ड साइड इज 2x यूनिट। अब ये तो इक्वल है ना। लेट ट्रायंगल ABC be the isosceles triangle in which AB is equal to AC, है ना। therefore क्या हो जा रहा है, 3x minus 1 is equal to 2x plus 2, ये इधर आएगा। 3x minus 2x is equal to 2 plus 1 और x is equal to क्या वैल्यू आ गया 3, x का वैल्यू 3 आया। therefore अब सबका साइड निकाल लेंगे। AB is equal to क्या है 3x minus 1, therefore 3 into 3 minus 1 that equals to 8। फिर AC भी 8 होगा, है ना। AC is equal to 8 और BC हम लोग निकाल लेंगे। 2x है, that means 2 into 3 that equals to 6 होगा। और हमें पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होगा, तो AB प्लस AC प्लस BC। AB हमारा 8 है, AC 8 है और BC कितना निकला 6। तो कितना हो गया 8 8 16 और 6 22 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर नहीं है, तो यूनिट अगर दिया हो तो वी विल राइट यूनिट ओवर हियर। Now next question number 24. Now if each side of a triangle is increased by 4 centimeter, the ratio of the perimeter of new triangle and the given triangles is 7:5. Find the perimeter of the given triangles. तो perimeter of the given triangles हम लोगों को निकालना है। अब देखो क्या होगा, अगर प्रत्येक साइड को अगर 4 सेंटीमीटर हम लोग बढ़ा दें, तो पहले तो हम लोग मान लेते हैं पेरीमीटर x था। अगर मान लो इसमें अगर 4 इंक्रीज किए, कुछ भी रहा होगा, फिर इसमें 4 इंक्रीज किए, इसमें 4 इंक्रीज किए, तो कितना टोटल इंक्रीज हो जा रहा है 4 4 4, है ना। तो 4 3 12 इंक्रीज कर जा रहा है। तो हम लोग लिखेंगे इस तरह से, लेट द ओरिजिनल पैरामीटर, लेट द इनिशियल और ओरिजिनल, यू कैन राइट ओरिजिनल पैरामीटर be x, then new parameter when each side is increased by 4 centimeter, therefore new parameter इज इक्वल टू क्या होगा, x तो पहले से था और 4 into 3 साइड ऐड हो जाएगा, तो दैट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x प्लस 12। अब जो दिया हो गया है उससे हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे, है ना। द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द न्यू ट्राइंगल एंड द गिवन ट्राइंगल, तो न्यू ट्राइंगल हो गया x प्लस 12 और एंड द ट्राइंगल इज 7/5। तो इंटू क्या होगा, तो 5x प्लस 60 इज इक्वल टू 7x और 60 इज इक्वल टू 7x माइनस 5x और 60 इज इक्वल टू क्या हो गया 2x, देयरफॉर x इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ये हम लोग को निकालना था। देखो इस साइड ऑफ ट्राइंगल इज इंक्रीज्ड बाय 4 सेंटीमीटर, द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द न्यू ट्राइंगल एंड द गिवन ट्राइंगल इज ना, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन ट्राइंगल। जो गिवन ट्राइंगल था उसका पेरीमीटर ये होगा, देयरफॉर perimeter of given triangle is 30 centimeter. Now question number 25. The length of the rectangle is 5 centimeter less than the twice its breadth. If the length is decreased by 3 centimeter and breadth is increased by 2 centimeter, the perimeter of the resulting triangle is 72 centimeter. Find the area of the original rectangle. तो लिखेंगे let the breadth of the rectangle be x सेंटीमीटर, है ना। रेक्टेंगल को मान लेते हैं, ये है रेक्टेंगल जिसका ब्रेथ है x, है ना। अब क्या बोला जा रहा है,
इफ द लेंथ इज सॉरी द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर लेस देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ, देयरफॉर लेंथ कितना हो जाएगा, ट्वाइस इट्स ब्रेथ से 5 सेंटीमीटर कम है, इतना होगा. नाउ इफ द लेंथ इज डिक्रीज्ड बाय 3 सेंटीमीटर, एज पर क्वेश्चन जैसा दिया गया है कि लेंथ को, न्यू लेंथ अगर देखा जाए तो न्यू लेंथ क्या हो गया, डिक्रीज्ड बाय 3 सेंटीमीटर. तो 2x माइनस 5 था, इसको और डिक्रीज किया तो क्या हो गया, 2x माइनस 8 हो गया सेंटीमीटर. एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 2 सेंटीमीटर, न्यू ब्रेथ x प्लस 2 सेंटीमीटर. द पेरीमीटर ऑफ द रिजल्टिंग रेक्टेंगल इज 72 सेंटीमीटर. तो अब आ जाते हैं पेरीमीटर. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर क्या होता है हम लोग जानते हैं, 2 इंटू एल प्लस बी दैट इक्वल्स टू पेरीमीटर होता है. तो 2 इंटू लेंथ, लेंथ हमारा कितना हो गया 2x माइनस 8 और ब्रेथ को x प्लस 2 से ऐड करेंगे दैट इक्वल्स टू पेरीमीटर इज गिवन 72. 2x और x 3x हो गया, 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 72 है ना. कैलकुलेशन चलो इस पेज में करते हैं फिर. तो यहाँ पे था 2 को उधर ले जाते हैं, डिवाइड कर देता, 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 72 बाई 2, 2 3 जा 2 6 जा, और 3x इज इक्वल टू 36 प्लस 6 और x इज इक्वल टू 42 बाई 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, x इज इक्वल टू कितना हो गया 14. देयरफॉर ब्रेथ कितना हो गया 14 सेंटीमीटर और लेंथ जो था वो था 2x माइनस 5 था है ना. तो 2 इंटू 14 माइनस 5, 28 माइनस 5 तो कितना आ गया 23 सेंटीमीटर. अब हमें निकालना क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द ओरिजिनल रेक्टेंगल. देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी होता है. तो हम क्या करेंगे 23 इंटू 14 तो 14 3 जा 42 है ना, कैरी 4, 14 2 जा 28, 28 में 4 जोड़ेंगे तो 32 आ जाएगा है ना सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26. A rectangle is 10 centimeter long and 8 centimeter wide. When each side of the rectangle is increased by x centimeter, its perimeter is doubled. Find the equation in x and hence find the area of the new rectangle. देखो क्या दिया गया है, ये हमारा रेक्टेंगल है ना, जिसका लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर है. और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, जब x से इंक्रीज कर दिया जाए, मतलब x बढ़ा दिया जाए है ना, और लेंथ को भी x बढ़ा दिया जाए, मान लो इस तरह से बढ़ा दे रहे हैं हाँ, ये x बढ़ा, यहाँ तक था, ये x बढ़ गया और इधर ये x बढ़ा. तो इस प्रकार से जो नया रेक्टेंगल फॉर्म होगा तो वी नीड टू फाइंड व्हाट वी हैव टू फाइंड द एरिया. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन x निकालना है. तो देखो गिवन लेंथ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. देखो पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू एल प्लस बी, देयरफॉर 2 इंटू 18 36 सेंटीमीटर. नहीं, नाउ एज पर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं. When each side of the rectangle is increased by x सेंटीमीटर, हर साइड को अगर इंक्रीज कर दिया जाए है ना x सेंटीमीटर से, तब पेरीमीटर डबल्ड हो जा रहा है. दैट मीन्स अब लेंथ कितना हो जाएगा 10 प्लस एक्स और ब्रेथ कितना हो जाएगा 8 प्लस एक्स. तो पेरीमीटर हमारा क्या निकलेगा P इज इक्वल टू 2 इंटू 10 प्लस एक्स प्लस 8 प्लस एक्स. और पेरीमीटर डबल हो जा रहा है तो 36, सॉरी डबल ना है, लेट मी सी फर्स्ट, द पेरीमीटर इज डबल. ओके, पेरीमीटर डबल हो रहा है तो इसको डबल कर दिए है ना, इज इक्वल टू 2 10 8 18 प्लस 2x.
ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, जाके डिवाइड हो गया कैंसिल ही हो जाएगा, और 36 माइनस 18 दैट इक्वल्स टू 2x, और 18 इज इक्वल टू 2x, और x इज इक्वल टू 9। x का वैल्यू 9 आ गया। तो अब हम लोगों को न्यू लेंथ और न्यू ब्रेथ निकालना है। न्यू लेंथ इज इक्वल टू 10 प्लस 9 इज इक्वल टू 19 सेंटीमीटर, और न्यू ब्रेथ इज इक्वल टू 8 प्लस 9 इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। Therefore area is equal to क्या होता है, L इंटू बी, therefore 19 इंटू 17, और 19 इंटू 17 अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 323 स्क्वायर सेंटीमीटर। सॉरी फॉर द मिस्टेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। Now a steamer goes downstream and covers the distance between two ports in 5 hours, while it covers the same distance upstream in 6 hours. If the speed of the stream is 1 km per hour, find the speed of the steamer in still water and the distance between the two ports. इसको बढ़िया से समझेंगे, है ना। तो पहले समझो कि ये हमारा रिवर है, इस तरह से ये फैल रहा है, ये रिवर है, ठीक है। और रिवर की धारा जो है, जिसको हम लोग स्ट्रीम बोल रहे हैं, ये डाउनवर्ड है, ऐसे, है ना। आपने ऐसे सड़क पर चला हो, साइकिल चलाते हुए देखे होंगे, जब डाउन आता है तो क्या होता है, हमारा साइकिल स्पीड चलने लगता है। इवन समटाइम्स वी नीड टू पुट द ब्रेक, है ना, टू स्लो डाउन। तो ठीक उसी प्रकार से नदी की धारा की दिशा में अगर हम तैरेंगे तो हमारा तैरना ईजी होगा, है ना। हमारा स्पीड जो है वो क्या हो जाएगा, स्ट्रीम के स्पीड के साथ ऐड हो जाएगा और तेज़ी से हम लोग यहाँ पे पहुँच जाएंगे। लेकिन अगर ठीक इसी का उल्टा हम लोग को जाना होगा तो क्या होगा, ये तो हमको अपोज करेगा, है ना, धक्का देगा पीछे की तरफ, और ऐसे में हमारा स्पीड क्या होगा, डिक्रीज करेगा। बस ये कॉन्सेप्ट अगर याद रहा तो वी कैन इजीली सॉल्व द स्ट्रीम इक्वेशन। तो हम लोग लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ द स्टीमर, लेट द स्पीड ऑफ द स्टीमर in still water be x किलोमीटर पर आवर। अब हम लोग करेंगे स्पीड ऑफ द स्टीमर, स्पीड ऑफ द स्टीमर इन डाउन स्ट्रीम। जब डाउन स्ट्रीम में होगा तो क्या होगा, स्पीड बढ़ जाएगा उसका, तो x था और स्ट्रीम का स्पीड दिया 1 किलोमीटर, तो x प्लस 1 किलोमीटर ये स्पीड बढ़ गया। और स्पीड ऑफ द स्टीमर इन अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में उसको अपोज करेगा, तो नेचुरली उस समय क्या होगा, इसका स्पीड घट जाएगा, तो x माइनस 1 किलोमीटर पर आवर का स्पीड होगा ये। अब देखो हम लोग पढ़े हैं डिस्टेंस का क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, और दोनों का डिस्टेंस तो सेम है। यहाँ से जितना समय जाने में लगा वो तो अलग बात है, लेकिन यहाँ से जो डिस्टेंस है और यहाँ से जो डिस्टेंस होगा बोथ आर सेम। तो हम लोग डिस्टेंस को कंपैरिजन करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ था, डाउन स्ट्रीम कवर्स, स्टीमर गोज डाउन स्ट्रीम एंड कवर द डिस्टेंस बिटवीन टू पोर्ट्स इन 5 आवर्स। तो 5 आवर्स लग रहा है डाउन स्ट्रीम में, तो 5 इंटू एक्स प्लस 1 ये स्पीड हुआ, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू, और 6 आवर्स लगा जब अप स्ट्रीम में जा रहे हैं, तो ये दोनों का डिस्टेंस सेम होगा। अब इसी को हम लोगों को क्या करना है, एक्स का वैल्यू निकाल लेना है। 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 6x माइनस 6, और 5x माइनस 6x इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 5 माइनस x इज इक्वल टू माइनस 11, और x इज इक्वल टू क्या गया 11 किलोमीटर पर आवर। इस प्रकार से स्टील वाटर अगर पानी स्थिर है तो स्टीमर का जो स्पीड है वो 11 किलोमीटर पर आवर है। अब हमें डिस्टेंस निकालना, डिस्टेंस बिटवीन लिख लेते हैं, देयरफॉर स्पीड ऑफ द स्टीमर इन स्टील वाटर
इज इक्वल टू 11 किलोमीटर पर आवर एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्स प्लस 1 है इज इक्वल टू 5 इंटू 11 प्लस 1 दैट इक्वल्स टू 5 इंटू 12 इज इक्वल टू 60 किलोमीटर. So 60 kilometer is the distance. Moving to the last question, question number 28. Or question number 28, the distance between two places A and B is 350 किलोमीटर. तो A और B के बीच जो डिस्टेंस है वो है 350 किलोमीटर. टू कार्स स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम A एंड B. यहाँ से एक कार मूव करता है और इधर से एक कार मूव करता है, दोनों है ना, from A and B towards each other at a distance between after them after 4 hours is 62 किलोमीटर. आफ्टर 4 आवर जो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 62 किलोमीटर. इफ स्पीड ऑफ द कार इज 1 कार इज 8 किलोमीटर आवर लेस देन द स्पीड ऑफ द, मान लो इसका x मान है तो इसका x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से है, ठीक है. देन द स्पीड ऑफ द अदर कार, फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार. तो लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ कार एट A be x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार एट B be x minus 8 kilometer per hour. Now distance covered by A, distance covered by A in 4 hours is equal to 4x. Distance covered by B in 4 hours is equal to 4x minus 8 इज इक्वल टू 4x माइनस 32. तो यहाँ से ये डिस्टेंस जो कवर किया वो कितना कवर किया, 4x कवर किया, और ये कितना कवर किया तो 4x माइनस 32, और ये 62 को ऐड कर लेंगे तो टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा. इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन जो बना, क्वेश्चन कि 4x प्लस 4x माइनस 32 और प्लस 62 दैट इक्वल्स टू द टोटल डिस्टेंस दैट इज 350 किलोमीटर. 4 और 4 कितना हो गया 8x, और प्लस इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 और 6 से 3 घटाए तो 3 इज इक्वल टू 350, और 8x इज इक्वल टू 350 माइनस 30 दैट इक्वल्स टू 320 8x, और x इज इक्वल टू 320 बाई 8 देयरफॉर 40 किलोमीटर. Therefore, speed of car at A is 40 km per hour and speed of car at B is 40 minus 8, therefore 32 km per hour. और इस प्रकार से ये एक्सरसाइज पूरी तरह से कंप्लीट होता है. पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच.